5 साल पहले निंग के हाथ पर चोट लगी थी। उसकी केयर करने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। हर कोई मुझे यही कहता रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का गलत फैसला लिया है। मुझे एक लड़की के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, तो इसलिए मेरी फैमिली उसके खिलाफ थी, तो मैं भी फैमिली के खिलाफ चला गया। और 5 साल के बाद ही फिर हमारे स्टूडियो में गैस एक्सप्लोजन हुआ। उस आग में मुझे खुद की कोई भी परवाह नहीं थी। मैं बस निंग को बचाना चाहता था, तो उसकी तरफ भागता हूँ ताकि उसे ढूंढूं और उसे बचाऊं। लेकिन निंग को तो मेरी कोई भी फिक्र नहीं थी। उसके पास एक मर्तबान था जो कि उसके मूनलाइट ने उसे दिया था, और बस उसे वही बचाना था। और इसी बीच ही वो मुझे फिर आग में धक्का दे देती है। और इसी के साथ ही फिर हम उसके मूनलाइट को देखते हैं। जब वो उसे मर्तबान देता है और उसे ये कहता है कि तुम्हें इंजरी का बहाना करना होगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि त्यान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पूरी लाइफ वो तुमसे प्यार करेगा। उसके हाथ पर चोट वाला बहाना भी उसी का आइडिया था। मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, मेरी इंजरीज के ऊपर पट्टियां थीं। तभी मुझे कॉल आती है और इस सारे के बारे में मुझे मालूम हो गया था कि वो दोनों मिले हुए थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि शुरुआत से ही वो मुझे धोखा दे रही थी। निंग ने भी ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल दिया था कि आग में जलने की भी जिम्मेदारी मेरे पर है। मैं 7 दिन तक बेड पर लेटा रहा, लेकिन इन 7 दिनों में निंग मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई। मुझे अब निंग की असलियत के बारे में पता चल गया था। जो मर्तबान उसने बचाया था वो भी साइड टेबल पर पड़ा था। मैं बस उसे ही देखे जा रहा था कि तभी फिर एक दिन निंग मुझसे मिलने के लिए आ जाती है और मुझे यही कहती है कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें ढूंढा। उसे अभी भी उसी मर्तबान की फिक्र थी। वो उसे देखना चाहती थी कि वो सही है या टूट गया। मैं भी वहीं लेटा ये सारी हरकतें देख रहा था। फिर मैं उस मर्तबान को हाथ लगाने लगता हूँ, तो उस मर्तबान को वो मेरे से छीन लेती है। अब इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी कि बाकी की नर्सेस भी आ गई थीं। और फाइनली वो मुझसे मर्तबान छीनने में कामयाब हो गई थी कि इसी बीच मैं भी बेड से नीचे गिर जाता हूँ। अभी भी मेरे जख्म ताज़ा थे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। निंग ने अभी भी उसी मर्तबान को पकड़ा हुआ था और वो मुझे देख रही थी। मैं नीचे लेटा हुआ था कि तभी फिर उसे एहसास होता है कि उससे गलती हो गई। तो मेरी तरफ बढ़ती है मुझे उठाकर बेड पर बिठाने के लिए, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं करता और उसे इग्नोर करता हूँ। तो ये बात वो समझ चुकी थी। फिर वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है कि तभी फिर डॉक्टर बताता है कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए अब उसे यहाँ से जाना होगा। निंग को जाना था, तो वो मेरे पास आती है और ये कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना, तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। मुझे भी उसकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मेरे पास ही पानी पड़ा था, तो उसे उठाकर मैं उसके ऊपर फेंक देता हूँ। मैं अब उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। फिर हम दोनों में खामोशी छा जाती है। पूरे रूम में खामोशी थी। दरवाज़ा ओपन होता है और उसका मूनलाइट आ जाता है। वो उधर अकेला नहीं आया था, उसके साथ और भी लोग थे और वो मेरा ही मजाक उड़ाने लग गया था। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि तभी फिर निंग उसी मर्तबान को उठाती है और उस बंदे को दे देती है। उस मर्तबान को लेते साथ ही वो मेरे सामने उसे हवा में उछालता रहता है, जैसा कि उसने कोई विक्ट्री हासिल कर ली हो। मैं उन दोनों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो रेड बटन दबा देता हूँ ताकि सिक्योरिटी वाले आ जाएं और उन्हें बाहर ले जाएं। अब रात का वक्त था कि तभी मुझे लिन की कॉल आती है, तो दूसरी तरफ की वॉइसेस को सुनकर मैं हैरान हो गया था। वो बातचीत निंग और उसके मूनलाइट के बीच में हो रही थी, जिसमें वो परिटेंडर की बात कर रहे थे और ये कह रहा था कि तुम उसके साथ रहो और 5 साल के बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये उनकी ये बातें सुनते साथ ही मुझे बहुत बुरा फील होने लग जाता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़के के साथ मैंने 5 साल गुजारे, सभी लोगों को धुतकार दिया, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। उसे अब उसके साथ बिताया वक़्त याद आने लग जाता है कि किस तरह उसके काम में इसने हेल्प की थी। ये तो अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ारना चाहता था, दोनों मिलकर घर खरीदना चाहते थे, एक ही घर में रहना चाहते थे। अब इसके सारे के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जैसे ही मैं घर आया था कि तभी दीवार पर लटके हुए फ़ोटो को देखता हूँ। उसमें वो हँस रही थी और वो ज़्यादा इनोसेंट दिखाई दे रही थी कि मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। तो मैं एक चीज़ उठाकर उसी फ़ोटो में दे मारता हूँ। निंग भी उसी रूम में आ गई थी और जैसा ये सीन देखती है उसी के साथ ही वो पेल पड़ जाती है। तो मैं भी फिर चुप ही बैठा रहता हूँ। वो मेरे से बात करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे कोई भी बात नहीं करता। तो वो ये बात समझ गई थी कि अब मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, तो वो रोते हुए कहती है कि मैं उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें ही देखने के लिए आई थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू भी बाहर आ रहे थे। लेकिन मुझे तो बस अंदर ही अंदर गुस्सा आ जा रहा था कि मैंने एक लड़की के साथ अपने 5 साल ज़ाया कर दिए। मुझे लगा था कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इसी के साथ ही फिर मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। मैं काम पर आना चाहता था। असिस्टेंट ये सुनते ही खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली तुमने उस विच को छोड़ दिया। वो तो इस सारे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मैं भी फिर अपने काम पर लग जाता हूँ और बस अपने प्रीवियस 5 ईयर्स के बारे में सोचने लग जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि 5 साल मैंने क्यों ज़ाया कर दिए, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो इसलिए दोबारा से आर्ट बनाऊँगा। अब मेरे अंदर एक नई ताज़गी आ चुकी थी, मैं और ज़्यादा काम करना चाहता था। और एक दिन ही मैं मार्केट में घूम फिर रहा था कि तभी वो मेरा रास्ता रोक लेती है और मुझे यही कहती है कि क्या हो गया, मैं घर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। एक सप्लायर मिल गया था तो उससे बातचीत करने लग जाता हूँ। हम दोनों बहुत खुश थे और बाकी के इधर उधर जितने भी लोग थे ना, वो अब निंग को बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये मेंटली इल है जो लड़के के पीछे पड़ी हुई है। अगर पहले वाला मैं होता तो उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन अब मैं चेंज हो गया हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। फिर एक रात मैं डिनर पार्टी में जाता हूँ और वो बीस्ट भी वहाँ आया हुआ था। मैं भी फिर इस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ और इस पार्टी में सारे लोगों की नज़रें हमारे ऊपर थी, कुछ मीडिया वाले भी आए हुए थे। तो मैं फिर निंग को बुरा भला कहने लग जाता हूँ और लोग अब सिर्फ निंग के बारे में ही बात कर रहे थे। निंग को अब ये देखते साथ ही बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल फील हो रहा था। मैं फिर उस बीस्ट से भी बदला लेना चाहता था, तो मैं फिर उसके पोल को भी खोल देता हूँ। इस पार्टी में उसकी फियांसे भी आई हुई थी और उसके सामने ही मैं निंग और उसकी लव स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो सभी लोगों का फोकस अब हमारे ऊपर हो गया था। उस बीस्ट की फियांसे भी थी तो उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। वो गुस्से में आ गई थी और वो उसी बीस्ट को ही फिर बुरा भला कहने लग जाती है। भला वो इसके अलावा किसी और लड़के के साथ कैसे हो सकता है। ये सब कुछ देखते ही मुझे भी अब हंसी आ रही थी। मेरे पास उन लोगों की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, तो बैंक्वेट में आए हुए सभी लोगों को मैं स्पीकर के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। ये सब कुछ सुनते ही उस बीस्ट को बहुत गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से यही कहता है कि तुम इसमें मुझे जानबूझकर फंसा रहे हो, तुम हमेशा मुझसे जेलस रहे हो। उसके गुस्से की वजह से आंखें लाल हो गई थी, मेरी तरफ बढ़ता ताकि फ़ोन को छीन सके। कि तभी हमारे बीच में निंग आ जाती है, वो हम दोनों को साइड पर धकेल देती है और फिर उस बीस्ट पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं ही तुम्हारे प्यार में अंधी थी और तुम्हारी बातों में आ गई। ये सब बातें वो चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी और सभी लोग भी बैंक्वेट में जो आए थे वो गौर से ये बातें सुन रहे थे। मैं भी वहीं हैरान खड़ा ये सब देख रहा था कि तभी फिर बीस्ट की फियांसी बढ़ती है और वो निंग को जोर से थप्पड़ दे मारती है और इस सब के लिए वो निंग को ही ब्लेम कर रही थी। निंग अब जमीन पर लेटी हुई थी और हर कोई उसी का मजाक उड़ा रहा था और ये सब कुछ देखकर मुझे भी हंसी आ रही थी। निंग को आखिर वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रही थी। अब सभी लोगों के सामने ही उसकी इमेज खत्म हो गई थी कि तभी फिर ब्लू ड्रेस में एक लड़की आती है। वो जानना चाहती थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि वो बैंक्वेट में लेट आई थी। यही वो लिन थी जिस जो मुझे सारी न्यूज़ देती थी। अब सभी लोगों का फोकस लिन के ऊपर था। निंग भी वहीं बैठी ही उसे देख रही थी। तभी वो फिर मेरे पाँव पड़ जाती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे दिल में बस सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वो मर्सी के लिए भीख मांग रही थी और ये सब कुछ देखते साथ ही अंदर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और जब मैं उसे बताता हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, तो ये सुनते ही वो शौक में चली गई थी। मैं उसे कहता हूँ कि अब से गुड बाय, कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। मैं फिर दरवाजे से बाहर जाने लगता हूँ, तो वो पीछे से रोती रहती है और ये कहती रहती है, मैं गलत थी, मैं गलत थी। लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देखता और उस बैंक्वेट से बाहर आ जाता हूँ। बाहर लिन मेरा वेट कर रही थी, तो मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ, तो वो गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करती है और साथ चलने को कहती है। और अगले दिन ही फिर मैं मिंग के साथ डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करता हूँ और इसके साथ मैंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि मैं अपने स्टूडियो को दूसरे सिटी शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं खुद को डेवलप कर सकता था, तो लेकिन अब मौका आ गया है कि दोबारा से मैं अपने काम पर लग जाऊँ। मैंने पहले उसके काम में मदद की थी, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं था, तो उसकी जो जीनियस वाली इमेज थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो कुछ पॉट्स को लेकर एक शॉप में उन्हें बेचना चाहती थी, अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहती थी, लेकिन वो शॉपकीपर उससे उसके वो आर्ट्स नहीं खरीदता बल्कि उससे बुरा भला कहने लग जाता है। तो अपने बारे में इतना बुरा भला सुनते साथ उसके हाथ में जो पॉट था वो नीचे गिर गया था। वो अब घुटनों के बल बैठी हुई थी, उसे तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। तो तभी फिर मैं भी उसी शॉप में जाता हूँ, तो मालिक मुझसे अच्छे से पेश आता है। सभी लोग का फोकस मेरे ऊपर था, तो निंग को भी पता चल जाता कि मैं उसी शॉप में आया हूँ।
नीचे कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे, तो उनकी परवाह किए बगैर ही वो मेरी तरफ पड़ रही थी और इसमें इंजर्ड भी हो जाती है। उसके हाथ में एक ऊँगली कप था, वो मुझे दिखा रही थी और ये सब कुछ देखते ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी फ़ील हो रही थी। मैं समझ गया था कि हाथ का सिर्फ़ उसका बहाना था, उसका तो काम के ऊपर कोई भी फ़ोकस नहीं था। कि तभी वही बीस्ट भी उसी शॉप में आ जाता है और आते साथ ही निक पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। कि तभी उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है कि मैं भी उसी शॉप में हूँ, तो इसी के साथ ही उसके जो एक्सप्रेशन गुस्से वाले थे, वो फिर हँसी मज़ाक में चेंज हो जाते हैं। वो मुझे टॉन्ट मारते हुए कहता है, "ए, तुम आ गए, देखो तो सही, एक ऐसी लड़की जो 5 साल तक तुम्हारी वाइफ़ होने का बहाना करती रही, जो ये बहाना करती रही कि वो इंजर्ड है, वो सारा काम उसने मेरे लिए किया।" लेकिन मैं भी उसकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ। मुझे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चल गया था। उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और उसके फाइन भी लगा था, उसके भी पैसे पे करने थे। उसे अब बहुत ज़्यादा डैमेज मिला था, वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गया था। मैं तो खैर उस पर ध्यान नहीं देता, वहाँ से जाने लगता हूँ तो देखता हूँ कि पीछे से निंग उस पर गुस्सा कर रही थी। वो दोनों बहुत देर तक आपस में फाइट करते रहते हैं और जितने भी इर्द-गिर्द के लोग थे वो उनकी फाइट देख रहे थे और कुछ ने तो उनके फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच लिए थे और अगले ही उन दोनों की न्यूज़ हर जगह फैल गई थी। मैं भी फिर अपने ऑफिस में बैठा था कि मेरा असिस्टेंट श्याओ मेरे लिए चाय लेकर आता है और मुझे यही बताता है कि उस बीस्ट को क्राइम्स की वजह से पकड़ लिया गया है और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुछ साल तो वो जेल में ही रहेगा। जो कुछ भी हुआ था, श्याओ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश था। अब मैं जैसे ही पार्किंग लॉट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो बीस्ट गुस्से में लाल पीला था, उसके हाथ में नाइफ था। वो मुझे स्टैब करना चाहता था कि तभी फिर मैं खुद को बचाते हुए उसके फेस पे जोर से थप्पड़ दे मारता हूँ और इसी के साथ ही फिर मैं उसे किक भी दे मारता हूँ और कहता हूँ कि तुमने बहुत देर लगा दी और कहता हूँ कि ये किक तो 5 सालों के लिए है जो तुमने मेरी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए। कि वो बीस्ट ज़मीन पर गिर जाता है, गुस्से की वजह से उसका मुंह फूला हुआ था, उसका फेस गुस्से की वजह से रेड था, वो तो जैसे पागल हो चुका था। कि तभी पार्किंग लॉट में लिन भी आ जाती है और उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। जब उसे पता चलता है कि मैं सेफ एंड साउंड हूँ तो इसी के साथ ही वो रिलैक्स फील करती है। लेकिन किसे पता था कि उस पार्किंग लॉट में निंग भी मौजूद है। वो तो एक घोस्ट की तरह लग रही थी। वो भी ये सारा तमाशा देख रही थी कि उस बीस्ट की नज़र निंग पर पड़ जाती है और वो चिल्लाते हुए यही कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो बीस्ट बहुत गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा निंग के ऊपर निकाल रहा था। लेकिन निंग तो उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करती, वो तो बस मुझे ही स्टेयर करती जा रही थी। लिन ने जैसे ही उसे देखा था तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आ गई, तुम्हें पता है ना कि अब वो तुमसे प्यार नहीं करता। तो निंग उसे कहती है कि उससे भला मुझसे और ज़्यादा कौन प्यार करेगा, उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। कि तभी ये देखते ही लिन मेरे चेहरे के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उससे कहती है कि तुम इसके बारे में भूल ही जाओ। कि तभी वही बीस्ट फिर से नाइफ निकालता है, मेरे पर अटैक करने के लिए आता है। तो मुझे यही कहता है कि अब उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो फिर एक मौत का खेल खेला जाए। उसने जो मेरे ऊपर अटैक किया था उसकी वजह से मेरी कुछ रिब्स टूट जाती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से उस नाइफ को गिराने में कामयाब हुआ था कि सिक्योरिटी वाले आकर फिर उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने उस बीस्ट को काबू करने के लिए ज़मीन के साथ दबाया हुआ था और फिर खैर पुलिस वाले भी आ गए थे और फिर उसे पकड़कर वो गाड़ी में बिठाते हैं। लीन तो अभी सबकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वो मेरी तरफ आती है और मुझे यही कहती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें निंग से बचकर रहना होगा। तो लिन की ये बात सुनते साथ ही फिर मैं निंग की तरफ देखता हूँ और उसे देखते साथ ही मुझे भी अब अजीब फील होने लग गया था। खैर उसी के साथ ही मैं अपने ऑफिस वापस चला जाता हूँ। आधा ही मंथ हुआ था कि मेरे स्टूडियो में काउंटलेस कोरियर बॉक्सेस आते थे और जैसे मैंने उन बॉक्सेस को ओपन किया तो उनके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती थी उनके ऊपर प्लॉट लगा होता था। ये सब कुछ देखते साथ ही मैं बहुत कोल्ड फील करता हूँ। मुझे यही लग रहा था कि हद से ज़्यादा अफेक्शन भी बंदे को बर्बाद कर देती है। या एक दिन बाहर बारिश हो रही थी, मैं दरवाज़ा ओपन करता हूँ तो देखता हूँ कि निंग खड़ी थी, वो बारिश में भीग रही थी। उसके एक हाथ में टॉय था, शायद उसने क्ले से बनाया था। मुझे देखते साथ ही मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसे मैं तुम्हारे लिए और भी बना दूंगी। उसके हाथ में वही क्रूक्ड एम्ब्रियो था, मेरी तरफ बढ़ती है मुस्कुराते हुए। मुझे यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा आया था कि मैं लात मारकर उस एम्ब्रियो को नीचे गिरा देता हूँ। बारिश की वजह से पानी था तो वो जैसे ही एम्ब्रियो उसमें गिरता है उसी के साथ ही पानी में घुल जाता है और निंग उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।
और मैं आपसे यही कहता हूँ कि तुम अब यहाँ से चली जाओ। तुम्हें मैं कितनी दफ़ा कहूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो वहीं पर बैठे हुए रोती रहती है। अब मेरी टाँगों को पकड़कर मुझसे माफ़ी माँगती है। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और मुझे यही कह रही थी कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कि च्याओ बीच में बोलता है और कहता है कि तुम इस सारे गार्बेज को लेकर यहाँ से चली जाओ और दोबारा बॉस से मिलने के लिए कभी भी मत आना। तुमने 5 साल तक मेरे बॉस की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और अब तुम चाहती हो कि बॉस तुम्हें माफ़ कर दें? वो झाड़ू लेकर बाहर आता है और जितनी भी टूटी हुई टाइल्स थी उन्हें समेटने लग जाता है। ये सब कुछ देखते साथ ही मैं फिर च्याओ को अंदर ले आता हूँ और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता हूँ। अब फिर अगले दिन ही मिचियाओ मेरे पास आता है, उसके हाथ में टैबलेट था, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जब मैं उसके घबराने की वजह पूछता हूँ, तो मुझे यही कहता है कि वो पागल औरत लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। तो मैं भी फिर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को देखता हूँ कि वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल क्रेज़ी दिख रही थी और 10,000 लोग लाइव स्ट्रीमिंग ने उसमें जॉइन किया हुआ था। वो कैमरे की तरफ देख रही थी, अभी भी उसकी आँखें बहुत क्रीपी दिखाई दे रही थीं। और जब वो देखती है कि बहुत सारे लोगों ने उसे जॉइन कर लिया है, तो वो इस ड्रामे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए खुद को चोट पहुँचाने की भी कोशिश करती है। और ये सब कुछ देखते साथ ही मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील होने लग गया था। मुझे लगता है कि वो अब लाइव स्ट्रीमिंग पर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गई, तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएँगे और इससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी मौत के लिए लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। मैं अब जल्दी से उस रूम में जाता हूँ जहाँ वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसके दरवाज़े को तोड़ देता हूँ। जैसे ही निंग ने मुझे देखा था तो इसी के साथ ही वो मुस्कुराने लग जाती है, एक ऐसे बच्चे की तरह जिसे अभी-अभी कैंडी मिली हो। अब उसने अपने एम्ब्रियो को उठाया था और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई डीमन हो और मुझे यही कहती है कि मेरे प्रपोज़ल के बारे में तुमने क्या सोचा? मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो तभी मैं जाता हूँ और उसे एक ज़ोर से थप्पड़ दे मारता हूँ, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो नाइफ़ गिर गया था। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम ये कौन-सा तरीका आज़माने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने 5 साल तक मुझसे झूठ बोले रखा और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम्हारा और अगर तुम्हारे उसी 20 दोस्त की बात करूँ तो तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। तुम दोनों साथ में रहो। मुझे इसमें घसीटने की क्या ज़रूरत है? मैं उस वक़्त अंधा हो गया था, जो तुम्हारे इस झूठ को न पकड़ पाया। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मेरी आँखों में उसके लिए कोई भी रहम नहीं था। तो तभी वो मेरे हैंड को पकड़ लेती है और मेरी तरफ हैरानी से देखने लग गई थी। वो भी ये जान चुकी थी कि मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला। और फिर वो मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे यही कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरी इस दुनिया में है ही कौन? और तुम ये अजीब-सी नज़रों से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम ऐसा मत करो। तो मैं उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहता था, तो वो अजीब-गरीब हरकतें करने लग जाती है। इवन उसने अपने हाथ को ही काटना शुरू कर दिया था। तो ये देखते ही मैं डर सा गया था और कहता हूँ कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ये क्या कर रही हो? उसके मुँह में ब्लड था, वो मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आँखें फटी की फटी थीं। तो ये देखकर तो मुझे डर लगने लग गया था। मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर ये ऐसी हरकतें करती रही और मेरे सामने ही वो मर गई तो फिर क्या होगा? मैं तो वही हैरान ही बैठा था कि तभी लिन कुछ साइकियाट्रिस्ट और इमरजेंसी पर्सनल को लेकर आ जाती है और वो लोग उसे स्टेज के ऊपर रख देते हैं। उन लोगों ने निंग को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो अभी भी पागलों वाली हरकतें ही कर रही थी। और ये सब कुछ देखते साथ ही मेरी हालत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है कि तभी लिन मुझे सपोर्ट करती है और इसी के साथ ही फिर वो मेरे हाथ की तरफ देखती है जिस पर इंजरी लगी हुई थी और वो मुझे यही कहती है कि फाइनली उस कैंसर को मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दिया। निंग को उन्होंने शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी का नाम देकर एक हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। खैर उसका तो अब खेल ख़त्म हो चुका था। मैं भी फिर अपने सोफ़े पर लेटा हुआ था, सुकून की नींद ले रहा था कि तभी फिर लिन चाय लेकर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम अपने सेवियर के साथ बैठकर चाय नहीं पियोगे? वो मेरी तरफ स्माइल से देख रही थी, उसके चेहरे के ऊपर ब्राइटनेस थी। मैं भी फिर उससे चाय ले लेता हूँ, उससे बात करने लगता हूँ कि तभी वो मेरी तरफ बैठकर मेरे फेस की साइड पर किस करती है। वो मुझे बता ही देती है कि उसे मेरे ऊपर क्रश था और वो निंग के ऊपर चुपके से नज़र रखी हुई थी। और उसने जो साइड के गाल पे मेरे को किस किया था, तो उसकी वजह से मुझे भी अंदर ही अंदर अजीब फ़ील होने लग जाता है। मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। ये ऐसा था कि जैसा कि मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर ये औरत इतने दिन मुझसे दूर कैसे रही?
ये सारी हरकतें देखते साथ ही वो तो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाती है। तो उसे मुस्कुराता देखते साथ ही मेरे अंदर जो थोड़ी-सी डार्कनेस थी वो भी ख़त्म हो गई थी। और इसी के साथ ही हम दोनों किस करते हैं। अब मेरी ज़िंदगी के डार्क चैप्टर ख़त्म हो चुका था।